अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इफ़ान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। तो जनाब, ज़िंदगी में ना कभी कभी ऐसे होता है कि कोई भी इंसान या हम सब भी ख़ुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं और हमने अपने ऊपर ख़ुद साख्ता पाबंदियाँ, रिस्ट्रिक्शंस आयद कर ली होती हैं कि अच्छा जी, ये सर्टन काम है, सिर्फ हम ये कर सकते हैं और इससे हटकर तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते, हमें काबिलियत ही नहीं, हमें अहलियत ही नहीं। और होता क्या है कि हमें ख़ुद पर यकीन नहीं होता, हमें अपनी सलाहियतों पर यकीन नहीं होता और इस तरह इंसान जो है वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा महदूद कर लेता है। तो हर एक में पावर है सब कुछ करने की, डिपेंड करता है कि क्या आप ख़ुद पर यकीन रखते हैं और ख़ुद पर यकीन रखने के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपनी सलाहियतों पर भी एतबार है, यकीन है या नहीं है। तो ज़िंदगी में कभी भी ख़ुद को सर्टन चीज़ों के लिए स्पेसिफ़िक नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि इट्स अ लाइफ और ये एक जर्नी है। इसमें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुली रखनी चाहिए, दरवाज़े हमेशा खुले रखने चाहिए और कुछ ना कुछ नया ट्राई लाज़मी करना चाहिए। और जो इंसान ख़ुद पर यकीन रखता है, अपनी पॉजिटिविटी पर यकीन रखता है, अपने इरादों को पुख्ता रखता है और फिर इरादों पर यकीन रखता है और अल्लाह ताला पर भी जिसका जो यकीन है वो पुख्ता होता है, वो ज़िंदगी में लाज़मी तौर पर कामयाब होता है। सो यस, खुद पर यकीन जो है वो लाजमी रखना चाहिए। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव ऑन। और लाहौर का मौसम पिछले 2 दिन से ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेडिक्शन थी बारिश की, लेकिन लाहौर में तो बारिश नहीं हुई। लेट्स सी आज लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, ये हम जान लेते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अवैस। अवैस, बताइएगा कैसा रहने वाला है आज लाहौर का मौसम, बारिश की क्या तवक्को है या नहीं है? जी बिल्कुल, मौसम की फुर्तियों से लाहौरियों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। आज सुबह सवेरे ही बादलों ने जो है वो शहर समेत सूरज को भी अपनी लिपेट में ले लिया है। अभी जो है वो चारों तरफ काली घटाएं छाई हुई हैं। अभी जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री तक जा सकता है, जिसकी अभी तक कोई इम्कानात जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो पारा बिल्कुल अबर आलूद है। इसके साथ साथ अगर हम कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो वो तकरीबन जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि इसके अलावा महकमा मौसमियात ने आज से जो है वो बारिशों की पेशन गोई भी की हुई है। मगर अभी जो मौसम हम देख रहे हैं ऐसे यही लगता है कि अभी बारिश आई या अभी बारिश आई, मतलब ये कि थोड़ी देर बाद बारिश आ जाएगी। इतना जो है वो हर तरफ काली घटाएं छाई हुई हैं। इसके साथ साथ अगर हम हवा में नमी के तनासब की बात करें तो वो जो है वो तकरीबन 85% यानी 85% हवा में जो है वो नमी का तनासब इस टाइम मौजूद है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम में भी एक अच्छी खासी नमी की मिकदार मौजूद है। जबकि अगर हम हवा के प्रेशर की बात करें तो वो तकरीबन जो है वो 997 मिली बार जो है वो हवा का इस टाइम जो प्रेशर अभी नोट किया जा रहा है। जबकि अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो जो है वो तकरीबन जो आज सुबह 8 बजे रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 151 यानी 151 तक जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को रिकॉर्ड किया गया है, जो कि अनहेल्दी है, क्योंकि इसकी मिकदार जो है वो जब 100 से ये अबव जाती है 100 से 150 तक तो ये अनहेल्दी होती है। जब 150 से ये 200 तक जाती है तो ये उससे भी ज़्यादा अनहेल्दी होती है। तो इस तरह की इसकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर वो 300-400 तक जाता है तो वो भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके साथ साथ अगर हम आज हवाओं की बात करें तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो मशरिक़ शुमाल की जानिब से जो हैं वो चल रही हैं, जबकि आज महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है बारिश की पेशन गोई भी की जा चुकी है। अगर हम पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें तो उनकी जानिब से अभी कोई एज सच सैलाब का ख़दशा नहीं ज़ाहिर किया गया। हाँ, पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से दरियाए रावी और बाकी जो दरिया हैं, दरिया सिंध, उनमें जो है वो पानी की मिकदार वो जो है वो नॉर्मल है और किसी किस्म के सैलाब का कोई ख़दशा मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ अगले चंद दिनों में बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। जी ऑलराइट, थैंक यू सो मच अवैस, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। लेट्स सी बारिश अब कब होती है, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो प्रेडिक्शंस हैं वो गलत साबित हो रही हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आज के शो की हाइलाइट्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हमने बात करनी है हेपेटाइटिस पर। हेपेटाइटिस जिगर को किस तरह से मुतासर कर सकता है, इस पर बात करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हुए आज की टॉप स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। अगले टॉपिक की तरफ आएंगे और इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत करवाने की गूंज है। सो इससे क्या इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं या नहीं, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में हमने बात करनी है जो स्टूडेंट्स का बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल करने की तरफ बढ़ता रुझान की वजूहात और इन्हें वीज़ा के लिए किन
मसाइल का सामना करना पड़ता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें हमने हेपेटाइटिस पर बात करनी है। हेपेटाइटिस बेसिकली जो है वो इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है जिगर की। और हेपेटाइटिस की एज़ वी ऑल नो मुख्तलिफ इकसाम है, जिसमें से जो 3 हैं वो इंतहाई कंटेजियस किस्म की है, जिसमें हेपेटाइटिस सी भी आता है, जिसमें हेपेटाइटिस बी भी आता है। तो इनको हम आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे। और जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो ये किसी भी इंसान के लिवर को किस हद तक मुतासर कर सकता है, क्या कोई वैक्सीन या कोई नए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। और एक हालिया रिसर्च के मुताबिक ओबेसिटी जो है वो भी अब हेपेटाइटिस की वजह बन रही है। सो इसको भी डिस्कस करेंगे। वी आर हैविंग इन आवर शो माहिर अमराज मैदा और जिगर डॉक्टर बिलाल अजीज साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं, इसमें तो कुछ इकसाम ऐसी हैं जो आपको कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर के ज़रिए होती हैं, और वो आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब हम हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं या दूसरे हेपेटाइटिस, तो ये बड़े कंटेजियस किस्म के हैं। सो कोई भी हेपेटाइटिस हो, ओवरऑल हमारे जिगर की हेल्थ को किस तरह से मुतासर करता है? थैंक यू। आपके क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं वो बारिश की आपने बात की, तो बारिश से रिलेटेड भी बात करूँगा कि बारिश इटसेल्फ भी सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस। बारिश के मौसम में हेपेटाइटिस का इंसिडेंस बढ़ जाता है। अच्छा। क्योंकि पानी और गंदे पानी की मौजूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो आम हेपेटाइटिस, जो आम पीला यरकान या जो हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई है, इसके सोर्स बढ़ जाता है। तो लोगों को ये ख्याल भी रखना पड़ेगा कि इन दिनों में आजकल अपनी सफाई का इंतज़ाम ज़्यादा अच्छा रखें, हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ रखें, पानी जो है निकासी का इंतज़ाम अच्छा रखें, ताकि जो गंदे पानी से, पीने वाले पानी से, और जो सीवरेज का पानी है, और जो जिन लोगों को हेपेटाइटिस है उससे ये ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो आपने जैसे ख़ुद कहा कि एक हेपेटाइटिस वो है जो कि आम हेपेटाइटिस है, जिसको हम आम पीला यरकान कहते हैं, और ये एक्यूट हेपेटाइटिस कुछ दिनों के लिए होता है, और इसमें वक्ती तौर पे चंद दिनों के लिए या चंद हफ्तों के लिए मरीज़ को अलामत होंगी, जिसमें उसकी आंखें पीली हो जाएंगी, भूख मर जाएगी, जिस्म में थकावट का एहसास होगा, और चंद दिन के लिए पेशेंट इसमें मुब्तला होगा, और उसके बाद वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। जिगर की सोजिश होगी और मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा, और जिस तरह पहले होगा, पहले उसका जिगर था और वैसे ही हो जाएगा। लेकिन कुछ हेपेटाइटिस ऐसे हैं जिसमें जिगर मुकम्मल तौर पे मुतासर हो जाता है, जिसमें हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है। इसमें जिगर आहिस्ता आहिस्ता कई महीनों से, कई सालों में जिगर की जो साख्त है वो तब्दील हो जाएगी। जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, और जिगर जब सिकुड़ जाता है तो उससे फिर जिगर का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कि उसके साथ साथ जिगर का फंक्शन जब डिस्टर्ब होगा तो फिर पेट में पानी का भर जाना, और फिर खून की उल्टी का आ जाना, या वो बता रहे हैं जो क्रोनिक हेपेटाइटिस है सिम्टम्स हैं। बट हम ओवरऑल अगर देखें तो कोई भी हेपेटाइटिस, चले एक तो वो फॉर्म है जो एक्यूट है, आया और चला गया, सो इससे हमारा जिगर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए मुतासर नहीं होगा, बट इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रोनिक हेपेटाइटिस, ये किस हद तक हमारे जिगर को मुतासर करता है, और इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हमारे जिगर पर क्या होते हैं, या हमारी ओवरऑल हेल्थ पर? क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जो लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस में सफ़र करते हैं, जिनमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी वायरल हेपेटाइटिस से होता है। इसके अलावा और अक़साम भी हैं जिनमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, उसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक काजेज़ हैं, कुछ ड्रग्स भी हैं जो कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस कर सकते हैं। जैसे कि आपने शुरू में कहा कि ओबेसिटी एक काज है, कि उसकी वजह से भी क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो रहा है, और जिसकी वजह से जिगर की साख्त मुतासर हो रही है। तो हम पहले दो हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस की बात करते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी हैं। तो जो वायरल हेपेटाइटिस हैं उसमें जो बी है, वो तमाम बी जो हैं वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस लिवर को डैमेज नहीं करते। ठीक है, डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं होता। चंद पेशेंट्स का लिवर डैमेज होता है, कुछ लोगों में एलिमिनेशन हो जाती है, सेल्फ एलिमिनेशन हो जाती है, हेपेटाइटिस बी खुद ही ख़त्म हो जाता है। चंद पेशेंट्स में वो साइलेंट डिजीज़ रहती है, पेशेंट में हेपेटाइटिस बी रहता है लेकिन लिवर को डैमेज नहीं करता, और इसी तरह सारी लाइफ चलता रहता है। ठीक है। कुछ पेशेंट्स में लिवर डैमेज होता है, और इस हद तक डैमेज होता है
कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में पेट का में पानी बन जाना और खुदा न खास्ता जिगर का कैंसर हो जाना और अल्टीमेटली तो सबसे ज्यादा कंटेजियस किस्म का हेपेटाइटिस कौन सा है? आई गेस इट्स सी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के 80% 70-80% लोगों का जिगर मुतासर होता है और अल्टीमेटली उनकी सिरोसिस होती है। सिरोसिस में जिगर का So it's सिकुड़ना। more dangerous. B and C both are Both more are dangerous. more B and C both are dangerous. बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जब हम बात करते हैं साइलेंट किलर्स की, तो एक हेपेटाइटिस की वो किस्म होती है जो साइलेंटली आपकी बॉडी में ग्रो कर रही होती है, आपको तो पहले पता ही नहीं लगता। अच्छा, फिर पता लग जाता है तो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट भी उस तरह से सपोर्ट फराहम नहीं कर रहा होता। वो कौन सा हेपेटाइटिस है जिसको हम साइलेंट हेपेटाइटिस कह सकते हैं, जिसके नुकसानात जो हैं हम तक पहुंच रहे होते हैं लेकिन हम अनअवेयर होते हैं? एक्चुअली यही बी और सी ही को हम यही साइलेंट कहते silent हैं। तो killers ये हैं। शुरू में तो पता नहीं लगता पेशेंट को तो नहीं पता लग रहा होता कि मुझे बी और सी हो गया है। पेशेंट को तो जब सिम्टम्स आते हैं तो फिर ही वो डॉक्टर के पास जाता है। पेशेंट को इनिशियली तो डिजीज़ ऐसा ऐसा प्रोग्रेस कर रही होती है। शुरू में उसको छोटी मोटी वीकनेस माइल्जियाज हो रहे होते हैं तो उसको इग्नोर, वो तो उसके डॉक्टर को भी प्रेजेंट नहीं कर रहा होता और बाज़ का डॉक्टर भी उसको पिक नहीं कर पा रहा होता कि इसको हेपेटाइटिस। अगर किसी इंसान को कहीं से हेपेटाइटिस का वायरस लग गया है तो कितना टाइम लगेगा सिम्टम्स आने में बॉडी के अंदर? ये वायरस के लोड पे भी डिपेंड करता है कि वायरस की तादाद कितनी है। पर्सनल इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी कैसी है। ड्यूरेशन उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यूजुअली लिवर को डैमेज करने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। 15 से 20 साल। हाँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रेवलेंसी हेपेटाइटिस की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ओवर द इयर्स केसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी क्यों इसमें टॉप पर आ रहे हैं? और स्पेशली जब हम लाहौर की बात करें तो जो हमारे शुमाली लाहौर का इलाका है, वहाँ के बारे में भी एक दफ़ा एक रिसर्च आई थी कि शायद अगर इन शुमाली लाहौर के लोगों के टेस्ट करवाए जाएँ तो आपको आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर हेपेटाइटिस से मुतासरा नज़र आएगी। सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न जो रैपिडली इतने हम केसेस जो है हेपेटाइटिस के पाकिस्तानियों में देख रहे हैं? और फिर जब जैसे मैंने शुमाली लाहौर का भी जिक्र किया, जो एक्यूट हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस ए और ई की जो आप बात कर रहे हैं, वो तो डेफिनेटली मैं आपसे एग्री करता हूँ कि वो केसेस तो बढ़ रहे हैं। उसकी वजह तो ये है कि एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और दूसरी वजह ये है कि सफाई का इंतज़ाम अच्छा नहीं है। सीवरेज का सिस्टम अच्छा नहीं है और लोगों की पर्सनल जो सफाई है वो अच्छी नहीं है और खाने पीने का और जो पीने का पानी है वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से एक्यूट हेपेटाइटिस का केसेस यानी बढ़ रहे हैं। आपका ये कहना है कि अगर प्रेवलेंसी ज़्यादा है तो वो एक्यूट हेपेटाइटिस के, क्रॉनिक के केसेस एक्यूट हेपेटाइटिस के बढ़ रहे हैं। और एक्यूट हेपेटाइटिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर इन चीज़ों का ख्याल रखें। बिल्कुल और ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, वी आर हैविंग अ लाइव कॉलर। इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? पहली मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपने टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता कर दें ताकि हम आपको ठीक से सुन पाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? सवाल मैडम ये है मेरा कि मेरी मिसेज है, उनका ना फैटी लीवर है। जी। टेस्ट करवाया तो फैटी लीवर है। डॉक्टर साहब से जरा पूछ लें कि इसके उसके बारे लिए में क्या इलाज है, यही पूछना चाह रहे हैं? पूछना चाह रहा हूं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच इमरान। डॉक्टर साहब, फैटी लिवर क्यों होता है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट? मैं पिछली अपनी बात को कंप्लीट करते हुए इनकी बात को जवाब दूंगा। ठीक है। दूसरी जो बात आपने कहा कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस के केसेस कम हुए हैं पिछले 8-10 साल में। उसकी वजह यह है कि ट्रीटमेंट जो है वो फ्रीली अवेलेबल है हॉस्पिटल्स में हेपेटाइटिस बी और सी की, और अवेयरनेस बेहतर हुई है जिसमें लोगों को पता लग गया है कि अब सिरिंज यूज़ नहीं करनी, अब नाई के पास जाना है तो हमने अपना ब्लेड जो है वो अपना लेकर यूज़ करना है। तो थोड़ी सी अवेयरनेस बेहतर होने की वजह से और फ्री ट्रीटमेंट होने की वजह से जो हेपेटाइटिस बी और सी के केसेस हैं वो पहले की निस्बत कम हो रहे हैं, लेकिन ए और ई के केसेस उतने ही हैं या उससे ज़्यादा। And that is all due to the contaminated food and water. बिल्कुल ठीक। And when we talk about the fatty liver, फैटी लिवर वो डिजीज़ है जो कि अब इमर्ज हो रही है और बाहर की दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में फैटी लिवर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पाकिस्तान में भी फैटी लिवर के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और फैटी लिवर के केसेस इतने हैं कि लिवर की सिरोसिस हो रही है और लोग लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं और इवन
फैटी लिवर की वजह से लोगों की डेथ्स भी हो रही हैं। अच्छा, लेकिन क्विकली बताइएगा कि इसकी वजह क्या होती है और ट्रीटमेंट क्या लेकिन अवेलेबल है? लकीली ये फैटी लिवर बहुत कम लोगों में सिरोसिस करता है। ओनली 1 to 3% को, अगर 100 लोगों को फैटी लिवर है तो उसमें से 1 to 3% में लिवर डैमेज होता है। बाकी लोगों में डिजीज बड़ी माइनर सी बट होती आई है। फील कि ये मैनेजेबल है, इसको मैनेज मैनेजेबल करना है, पड़ता है, बट इट्स मैनेजेबल नॉट है। 100% फैटी लिवर की जो वजह जो बन रही है वो फूड है। जो हमारी जो फूड पैटर्न चेंज हो गया है, वो जो जंक फूड की तरफ हम चले गए हैं, ऑयल का यूज़ बहुत बढ़ गया है, हर चीज़ को तलना शुरू कर दिया है। दाल भी खानी है तो वो तल के खानी है, सब्ज़ी भी खानी है तो वो तल के खानी है। तो जो ऑयल का यूजेज बढ़ गया है, फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आउटडोर एक्टिविटीज से इंडोर में चले गए हैं। तो इसकी रीजंस जो हैं वो जी, हमारे लाइफस्टाइल से लाइफस्टाइल बराह है, रास्त बिल्कुल मुंसलिक लाइफस्टाइल हैं। है। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल? क्विकली बताइएगा क्योंकि हमारे साथ एक ट्रीटमेंट और caller है। ऑप्शंस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डेली वॉक, एक्सरसाइज, अपने बीएमआई को कंट्रोल करें, अपने पेट अंदर करें और अपने घर में ऑयल का यूजेज को कम करें। डेली एक्सरसाइज है वो करें और फिर अपने डॉक्टर को चेक कराएं और फिर डॉक्टर मॉनिटर कर लेगा कि फैटी लिवर कितना है। अगर तो लिवर को अफेक्ट कर रहा है, लिवर एंजाइम्स डिरेंज हो रहे हैं, माइल्ड डिजीज़ है, तो हम जस्ट मॉनिटर करते हैं और पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, वेट रिडक्शन करते हैं और उसकी डाइट का ख्याल कराते हैं और एक्सरसाइज कराते हैं। और अगर लिवर इफेक्ट हो रहा है तो फिर कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पे कि किसको ट्रीटमेंट बिल्कुल ऑप्शंस ठीक हो देने गया। हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम उसामा, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो जिगर है हमारा, ये जो सुखड़ जाता है, इसका इलाज क्या है? ये जो जिगर है हमारा, ये जो सुखड़ जाता है, इसका अच्छा, इनकी आवाज़ ही रिपीट हो रही है। थैंक यू सो मच उसामा, बट मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी अगर आप कॉल करते हैं तो अपने टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता रखा करें। हमारा शो जो है वो यूट्यूब पर अपलोड होता है, वो बाद में आप अपनी आवाज़ सुन सकते हैं। एनी हाउ डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से जिगर का सिकुड़ना, इनका भी यही सवाल है कि अगर सिकुड़ रहा है तो उसके क्या रीजंस हैं और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? अगर जिगर सिकुड़ रहा है इनिशियली, सिकुड़ना इज कॉल्ड सिरोसिस, यही है? जी सिरोसिस की सूरत में ही जिगर सिकुड़ता है। ठीक है। और अगर सिकुड़ रहा है वो हेपेटाइटिस की वजह से है, वायरल हेपेटाइटिस की वजह से जिगर सिकुड़ रहा है, तो सबसे पहले वायरल हेपेटाइटिस की एलिमिनेशन है, उस वायरस की एलिमिनेशन है, उस वायरल हेपेटाइटिस को ट्रीट किया जाए, उस वायरस को ट्रीट किया जाए ताकि वो वायरस बॉडी में से निकल जाए। तो अगर वो वायरस खत्म हो जाए तो मजीद सिकुड़ना कम हो जाएगा। तो वो मजीद true medication है। जी, ट्रू मेडिकेशन। लेकिन अगर अल्कोहल काज है तो अल्कोहल को क्विट कर लिया जाए, ताकि अल्कोहलिक सिरोसिस है तो अल्कोहल को जब खत्म कर देंगे तो मजीद सिकुड़ना कम हो जाएगा। अगर जो लोग इससे गुजर रहे हैं जिगर सिकुड़ने की वाली कंडीशन से, उनको जी। क्या करना चाहिए? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है? काज को ट्रीट करें, जिस काज की वजह से जिगर सिकुड़ रहा है उसको ट्रीट करें। और अगर जिगर इस हद तक सिकुड़ गया है कि उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गई हैं कि पेट में पानी भरना शुरू हो गया है या गनुदगी आना शुरू हो गई है, तो अपने मॉलेज या जिगर के डॉक्टर को मिलके अच्छा, इसकी ये 100% क्योरेबल है? नहीं, इसकी असेसमेंट कराएं, फिर जिगर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। इसकी अच्छा, सिरोसिस यानी कि इतनी एडवांस फॉर्म है इस बीमारी की कि आपको अल्टीमेटली अगर जिगर इतना एडवांस हो गया है कि उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस इतनी हो गई हैं तो फिर अल्टीमेटली ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाना बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम रफीक, क्या आप पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो मैं दोनों लातों से मजबूर हूँ, मेरी दोनों लातों में राह डले हुए हैं, वो तो बहुत शदीद दर्द कर रहे हैं। एक तो दूसरा, मेरी बेगम को जो है ना शुगर है, शुगर भी है, उसके अंदर जो है ना चर्बी चढ़ी हुई है, तो उसको बहुत ज्यादा सांस चढ़ जाता है। क्या उसके बारे में कोई इलाज बताना चाहते हैं? क्या इलाज करें? डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? इनकी अपनी टांगों में रॉड्स हैं, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। मुझे इनके क्वेश्चन की पूरी तरह मैं आपको बताती जी हूँ, बताइएगा। इनकी दोनों टांगों में रॉड्स हैं जो कि मतलब अपनी टांगे नहीं हैं, सो वो तकलीफ का बायस बनते हैं। बट ये जो तकलीफ है इसके लिए इनको क्या करने की ज़रूरत है? और इनकी बेगम, उनको डायबिटीज़ है और इनके बकौल उनको चर्बी चढ़ी हुई है। आई डोंट नो कि वो चर्बी कहाँ पर चढ़ी हुई है, बट उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम है जब वो चलती हैं, सांस फूलता है। बेगम को जी, दो डिफरेंट क्वेश्चन दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। वो हमारे साथ लाइन पे है, मजीद कोई सवाल करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना जो तो इनका मसला है वो तो रॉड्स हैं, वो तो शायद इनको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि रॉड की प्लेसमेंट ठीक है, रॉड्स कोई तंग तो नहीं कर रहे उनको। मेरा ख्याल है कि मेरे रिलेटेड उसका जवाब शायद मैं ना दूं, ऑर्थोपेडिक फिजिशियन के पास आप ऑर्थोपेडिक जाएं सर्जन को दिखाएं कि रॉड्स की प्ले। जो इनकी वाइफ है वो डायबिटिक हैं और चर्बी चढ़ी हुई, वो ठीक हैं। वो मेरा ख्याल है कि इनकी डायबिटीज़ की कंट्रोल बेहतर करना पड़ेगा, शायद शुगर का कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा, फिर उनका बीएमआई चेक करें, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मोटापा भी होगा, ओवरवेट होंगी
और ओवरवेट होने की वजह से थोड़ी सी चर्बी होगी, तो वो अपनी डाइट को मैनेज करें कि उसमें से फैट्स को कैसे कम करना है, और फिर एक्सरसाइज और वॉक और इन चीज़ों को बेहतर करके ही और फिर अपने डॉक्टर को मिलके अपनी सिलेक्शन ऑफ मेडिसन के कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाए कि इनके वेट को भी मेडिसिन के ज़रिए थोड़ा सा कम किया जा सके। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तहमीना। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, तहमीना बात कर रही हूँ। मुझे आपसे अपनी मदर के बारे में कुछ पता करना था। हमने कुछ अर्सा पहले उनका अल्ट्रासाउंड कराया। वैसे तो वो ज़ाहिरी तौर पे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया अल्ट्रासाउंड वालों ने कि उनका जो लिवर है उसके मार्जिन्स क्लियर नहीं है। तो वो कह रहे थे कोई फाइब्रोसिस टाइप की कोई चीज़ होती है। तो इस बारे में ज़रा थोड़ा सा बता दें, क्या ये वही चीज़ होती है जिसको जो आप अभी सिरोसिस की बात कर रहे हैं, या इसमें कुछ फ़र्क है? और अगर कोई टेस्ट हमें इनका कराना है तो वो कौन सा होगा? जी शुक्रिया। हाँ बिल्कुल जी, आप ठीक कह रही हैं। जिगर के मार्जिन्स ही इनिशियली ख़राब होते हैं और उसी को फाइब्रोसिस, शुरू में फाइब्रोसिस ही होती है और अल्टीमेटली फाइब्रोसिस ही बाद में सिरोसिस में कन्वर्ट होती है। तो ये इनिशियल स्टेज है। आप सबसे पहले तो उनके वो वायरल हेपेटाइटिस के टेस्ट करा लें, हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट करा लें, और फिर एक लिवर एंजाइम्स LFTs के टेस्ट करा लें, ताकि हम लिवर फंक्शन देख लें कि लिवर काम ठीक कर रहा है और उसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस तो नहीं है। उसके अलावा एक सीरम एल्ब्यूमिन लेवल्स करा लें और एक INR करवा लें। ये 2-3 टेस्ट करवा लें, तो उसके बाद इनिशियल अगले टेस्ट फिर अगर हमें कोई फाइब्रो स्कैन करवाना पड़ता है। इनिशियल स्टेज है ना, तो इस पे नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? टेस्ट वगैरह करवा लिए, बस ये 2-3 टेस्ट करवा लें तो हमें कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा कि हमने आगे प्रोसीड कैसे करना है, काज क्या है और डिजीज़ कितनी है। क्योंकि अगर सिर्फ मार्जिन्स हैं तो ये कोई इनिशियल डिजीज़ है और उसको के लिए हम पहले सबसे पहले वायरल हेपेटाइटिस, सिरोसिस से पहले ये फाइब्रोसिस इनिशियल स्टेज है, उसको यहाँ पर ही मेरे ख्याल में मैनेज पकड़ा किया भी जा सकता है। हमारे जी। साथ एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? बहावल नगर से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी मेरी वाइफ को जिगर की तकलीफ रहती है, जिसकी वजह से उसका असर दांतों तक जाता है और नीचे मसाने तक भी जाता है जी। और पिता भी रिमूव है, पिता भी नहीं है उसका। जिगर की तकलीफ है और असर जो है वो दांतों तक आता है। आप पूछ लें कि मजीद इसमें क्या थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा आप लाउडली दोबारा इसके बारे में बताइएगा क्या होता है उन्हें। जी जिगर की वजह से एक तो दांतों तक असर जाता है और एक दाई साइड के दांतों तक, दूसरा असर जाता है उनके मसाने तक। दाएं साइड के जो दांत हैं वहां तक असर जाता है, तकलीफ रहती है उनको। दांत में दर्द होता है? आज दांतों में प्रेशर बनता है, दांतों पर प्रेशर बनता है। अच्छा, ऐसा जिगर की वजह से दांतों पे कोई असर होना नहीं चाहिए। मैदे की वजह से कोई रिफ्लक्स ना होता हो जिसकी वजह से उनके दांत खराब हो रहे हों। जिगर का डायरेक्टली कोई दांतों की उससे कोई तल्लुक नहीं है कि जिगर की वजह से दांतों पे कोई ऐसा हो रहा। मैदा ख़राब हो जाए तो मैदे की तेज़ाबियत अगर गले में आना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से दांत थोड़े ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जिगर की वजह से ऐसा हो रहा है। जिगर एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि ये ही आपकी बेगम को होता है, ये इस वजह से नहीं है, इसका रीजन कुछ और हो सकता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने करीबी डॉक्टर को लाजमी तौर पर दिखाएं। ये जिगर की वजह से नहीं है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे सवाल तो अभी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आज कॉल्स की भरमार हो गई है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखे जिनको हेपेटाइटिस हुआ, हेपेटाइटिस C था, इलाज भी चल रहा था, बट एक होता ना ये मैं पर्सनली 2-3 ऐसे केसेस को जानती हूँ जिनको ज़िंदा रहने का बहुत शौक था, और ये आज से तकरीबन 8-9 साल पहले की बात है। चाहे तब ट्रीटमेंट भी इतना बेस्ट अवेलेबल नहीं था, तो कभी किसी हकीम के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी होम्योपैथिक के पास, एक जगह टिक कर इलाज नहीं करवाया, बीमारी बिगड़ते बिगड़ते विद इन 3 मंथ्स इंतकाल हो गया। सो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका लाजमी तौर पर ख्याल रखना चाहिए व्हेन यू आर डायग्नोज्ड विद हेपेटाइटिस B और C, ताकि ये मज़ीद बिगड़ने की तरफ ना जाए? बिकॉज मैंने ऐसे 2-3 केसेस बिगड़ते हुए देखे हैं। जो एक्यूट हेपेटाइटिस है, जो आम पीला यरकान है, जो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है, वो उनमें मोर्टेलिटी बहुत कम है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट यस, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। जी,
उनमें से 200 में से एक आधा कोई बदकिस्मत होता है जिसकी डेथ होती है, लेकिन वो लोग ख़राब होते हैं जो गलत दवाइयाँ खा लेते हैं और गलत हाथों में लग जाते हैं और कोई ओवर ट्रीट हो जाते हैं और ओवर मेडिकेशन, गलत मेडिकेशन यूज़ कर लेते हैं, वो पीले यरकान की वजह से भी ख़राब हो जाते हैं। और जो हम काला यरकान जो हेपेटाइटिस बी और सी कर रहे हैं, इसमें जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो ज़ाहिर है डॉक्टर्स भी एक लिमिटेड ऑप्शंस ही होती हैं उनके पास, ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, वसाइल लोगों के, और फिर लिटरेसी रेट और हॉस्पिटल्स में रश से लोग बचते हुए बाज़ औक़ात फिर बेहतर चले यही जाते हैं है इधर कि आप उधर। बेस्ट इलाज करवाएं, लिए बेस्ट डॉक्टर से बे- करवाएं, बेस्ट और डॉक्टर खुद से के पास तजर्बे ना ना करें। हमारे करें। साथ एक और कॉलर जी, जी, मौजूद जी, है। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। वालेकुम सलाम। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा, मैंने 2-3 दफ़ा अपने हेपेटाइटिस के टेस्ट करवाए, जी। तो वो दोनों तीनों दफ़ा ना डेड आए। डेड आए हैं। जी जी। हाँ जी। तो सवाल अब आपका क्या है सवाल कि ये डेड है क्यों आए? जी अच्छा है, मुबारक हो आपको डेड आए, आपको खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह से दुआ। सवाल क्या है आपका? सवाल ये क्या, इससे बचने के लिए और क्या बंदे को करना चाहिए? बस ठीक है, आपने अगर वो Thank you टेस्ट so कराएं much. और आपका वायरस उसमें नेगेटिव आया है तो इसका मतलब है कि मजीद आपने कुछ नहीं करना। और अगर आपके अल्ट्रासाउंड पे भी लिवर में कोई फाइब्रोसिस नहीं है और अल्ट्रासाउंड स्कैन ठीक है और लिवर एंजाइम्स भी ठीक है, तो बस आप नॉर्मल लेकिन जिंदगी चलिए इन्हीं की गुजारें। बात को आगे बढ़ाते हुए, वैसे लोगों को कि ये हेपेटाइटिस आपको मुतासर ना करे, अवॉइड किन किन चीज़ों को करना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं कि हेपेटाइटिस से आप बिल्कुल दूर हैं? क्रॉनिक हेपेटाइटिस से बचने के लिए अपने ज़ाती इस्तेमाल की अशिया अलग रखनी चाहिए। अपने दांतों का ब्रश, अपनी कैंची, अपना रेज़र, अपनी फ़ीमेल्स को भी अपनी ये ईयर रिंग्स वगैरह ये वो और अलग यूज़ करनी चाहिए। और डेंटिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, ख़्याल रखें कि सिरिंज आपको जो यूज़ हो वो नई हो, इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हों वो साफ़ सुथरे हों, और कभी ब्लड लगाना पड़ जाए। लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए? कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो हमारे जिगर की सेहत को अच्छा रख सकती हैं? जो वायरल हेपेटाइटिस है वो देखें, लोगों को में एक मिथ है कि जी भाई इस चीज़ से ट्रांसफ़र हो जाता है, ग़िज़ाओं से वायरस तो ट्रांसफ़र नहीं होता। आप गोश्त खाएं, आप सब्जियां खाएं, आप दालें खाएं, इससे कुछ होंगी ना जो हमारे लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होंगी। लेकिन लिवर को जो नॉर्मल लोग हैं उनको तो सारी डाइट लेनी चाहिए, उनको तो नॉर्मल बैलेंस डाइट, उनको सब्जियां भी खाएं, फल भी खाएं, और लेकिन जिनके लिवर मुतासर हो चुके हैं उनको ज़ाहिर हाई प्रोटीन डाइट नहीं खानी चाहिए, उनको सब्जियां और फल और वैसे भी अपनी अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, बैलेंस डाइट लेते रहें और जो डॉक्टर साहब ने एहतियाती तदाबीर बताई है उनको अपनाए रखें, सो आप जो है वो 99.5% आई गेस सेफ रह सकते हैं। कोई अगर एक्सेप्शन हो जाए उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ कॉलर उसामा दोबारा से मौजूद है। उसामा, आप क्या पूछना चाहेंगे, क्या सवाल आपका रह गया था? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली ना डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरी वालदा का जिगर जो है ना वो सुकड़ चुका है, तो इसका इलाज या एहतियात जो भी आपको बेहतरीन लगे वो आप बता दें कि इसका अब क्या हल है। उनका जिगर क्या उनको हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से सिकुड़ चुका है? जी बिल्कुल, उनका 12-13 साल पहले ये ना हुआ था। उसके बाद हमने कोर्सेज भी करवाए हैं डिफरेंट, जो हेपेटाइटिस के होते हैं, जो बाहर से मेडिसिन आती है, तो वो उसके बावजूद वो नेगेटिव नहीं हुआ, वो पॉजिटिव ही रहा है, और अब उसमें जिगर सुकड़ गया उसकी वजह से। अब मेडिसिन तो वो खा रहे हैं बेसिकली ना प्राइवेट डॉक्टर से, तो मैं आपसे ये पूछा था अब इसका हल क्या है। और उनकी एज कितनी है? उनकी एज तकरीबन है 55। और कोई पेट में पानी या कभी खून की उल्टी कोई इस तरह का मसला तो नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र, अभी तक ऐसा कोई मसला नहीं। तो इसका मतलब है कि ये कोई माइल्ड से मॉडरेट डिजीज़ है, कोई बहुत स्वेयर डिजीज़ नहीं है। और मेरे ख्याल है उन वो मेडिसिन की वजह से, या जो उस वक्त 10-12 साल पहले जितना जिगर सुकड़ना था वो उतना खो गया, और वो जो आपने दवाइयाँ खिलाई हैं उनसे चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं, वरना आज 10-12 साल में आप थोड़ा सा इस चीज़ें बढ़ चुकी होती हैं इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि इसके साथ ही आप मैनेज करते रहें, शायद कोई ट्रांसप्लांटेशन की तरफ ना जाना पड़े। ये तो ज़ाहिर है उनकी लैब रिपोर्ट्स को देखकर या उन्हें देखकर ही कोई अंदाज़ा किया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आप बता रहे हैं कि अगर कोई पानी नहीं है या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है तो होपफुली वो मुझे कोई
इब्तदाई या दरमियानी सी कंडीशन लग रही है, कि बहुत स्वेयर फॉर्म नहीं लग रही। लेकिन इसको जाहिर बात है अभी से ही पकड़ लेना चाहिए, इब्तदा में ही वो कहते जी हैं जी जी, ना मर्ज को पकड़ लो। करीबी किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को एक दफ़ा दिखा के उनकी असेसमेंट करा लें कि उनकी डिजीज़ की सीवियरिटी कितनी है। बिल्कुल ठीक हो गया, शुक्रिया। उसामा हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, एक और अभी हम जब शो स्टार्ट होने से पहले बात कर रहे थे कि अभी लेटेस्ट कुछ रिसर्चर्स कह रही हैं कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक कॉज बन रहा है हेपेटाइटिस की। जी। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, और फिर अगर मोटापा बाइस बन रहा है हेपेटाइटिस का तो वो कौन सी टाइप होती है? यही फैटी लिवर जिसको हम बोल रहे हैं। मोटापा फैटी लिवर का बाइस बन रहा है या हेपेटाइटिस का बाइस बन रहा है? मोटापे की वजह से फैटी लिवर और फैटी लिवर लीडिंग टू हेपेटाइटिस। अच्छा, ठीक है ठीक है तो ना? इट्स अ सर्कल। इस सर्कल के जिन लोगों में मोटापा ज़्यादा होता है उन्हीं में फैटी लिवर होती है, और कुछ लोगों में फैटी लिवर साइलेंट रहता है और वो फैटी लिवर साइलेंट के साथ ही चल रहे होते हैं, और कुछ लोगों में फैटी लिवर हेपेटाइटिस करना शुरू कर देता है और लिवर डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इस तरह मोटापा जो है वो लिवर को अफेक्ट करना शुरू, और आने वाले दिनों में अगले 8-10 साल में या 20 साल में जो लिवर डिजीज़ है वो वायरल हेपेटाइटिस से मोटापा या फैटी लिवर से रिप्लेस होती जाएगी। जो अच्छा। फैटी लिवर है उसके केसेस ज़्यादा हो जाएंगे, फैटी लिवर की वजह से लिवर के अफेक्टेड केस बढ़ जाएंगे, और जो वायरल हेपेटाइटिस बी और सी है इसके केसेस कम हो हमारे जाएंगे। साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैडम, डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे लड़कान है, जिगर में गर्मी है, इस हवाले से थोड़ा सा बता दें कि क्या मुझे चीज़ें खानी चाहिए, क्या इतनाब करना चाहिए। यरकान है और जिगर की गर्मी है, क्या खाना चाहिए, एहतियात क्या करनी कौन सा यरकान है आपको? जी, पीला यरकान है। पीला यरकान। पीला यरकान कब हुआ था आपको? ये डॉक्टर साहब बचपन से है। पीला यरकान ऐसा नहीं होता कि वो कैरी ऑन करता हो। पीला यरकान अगर हेपेटाइटिस ए या ई हो तो वो चंद हफ्तों से चंद महीनों तक रहता है और उसके बाद ठीक हो जाता है। कुछ पीले यरकान ऐसे होते हैं कि थोड़े बहुत रहते हैं और वो कोई जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं, वो सारी उम्र थोड़े बहुत रहते हैं, कंजेनिटल होते हैं। तो उसमें वाटर इनटेक अच्छी रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा रखें, फ्रूट ज़्यादा खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, बहुत ज़्यादा मीट ना खाएं, बहुत ज़्यादा फाका भी ना रखें, और अपने वक्त के साथ खाना टाइम पे खा लें। पानी का इस्तेमाल और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, यही आपको करना होगा। बिल्कुल ठीक हो गया, शुक्रिया। हमारे साथ सुहेल मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब किसी को पीला यरकान होता है या आप कह लें कि हेपेटाइटिस ए या ई जो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से होगा, तो उसमें कहा जाता है कि अपनी इफ़ यू आर नॉट डायबिटिक तो फिर आपने अपना जो ग्लूकोज लेवल उसको मेंटेन रखना है। फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, आप चाहे डब्बे वाले जूसेस का इस्तेमाल करें, इन एनी फॉर्म मीठा आपके अंदर जाना चाहिए, मीठा लाइक वो शुगरी वाटर आपके अंदर जाना चाहिए। सो इसकी क्या लॉजिक है, थोड़ा ये भी एक्सप्लेन उसकी ये है कि जब लिवर की इन्वॉल्वमेंट होती है तो लिवर क्या इन्फ्लेम्ड हो जाता है, लिवर तो ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाते हैं, तो ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया। और लिवर दूसरी वजह ये होती है कि लिवर का काम है भूख लगाना, लिवर का काम है खुराक को हजम करना। जब भूख नहीं लगेगी, एपिटाइट कम हो जाती है, तो इनटेक कम हो जाती है। जब इनटेक कम हो जाएगी तो वैसे भी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तो हमारी जितनी भी डाइट है वो अल्टीमेटली तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होनी है, तो शुगर लेवल डाउन होना चाहिए। तो अच्छा, एक और इसके साथ ये भी चीज़ ऐड कर लें कि होता क्या है कि जब किसी को हेपेटाइटिस हुआ, या हेपेटाइटिस ए या ई की बात कर रही हूँ जो कि फूड या वाटर से होते हैं, उसमें कहा जाता है कि आपने रेस्ट करना है ताकि आपके जिगर को रेस्ट मिले। तो ये भी क्यों कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्ट करें? कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाए बॉडी में, चाहे वो हाथ पे हो जाए या पेट में हो जाए या लिवर में हो जाए, तो रेस्ट इज़ द ट्रीटमेंट। उस चीज़ को रेस्ट दे दें तो वो उसकी सोजिश ठीक हो जाएगी। तो लिवर की इन्फ्लामेशन हो गई है, अगर वो भागना दौड़ना शुरू हो जाएगा तो वो इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगी। अगर वो रेस्ट करेगा, लेट जाएगा 2 वीक के लिए, तो लिवर की इन्फ्लामेशन सेटल होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम परवेज़। कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं आपसे यहाँ पर ये चीज़ दोबारा से लाइक के रिपीट करना चाहूँगी। बहुत से कॉल्स भी आज हमें आई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग जो हैं वो जिगर के किसी न किसी मर्ज में मुब्तला हैं। आजकल जिगर वीक भी चल रहा है ना पूरी दुनिया में, आजकल 28 जुलाई लेकिन को ये लोग हैं ना, तो इसी वजह से कॉल्स भी कर रहे हैं। जी। नॉर्मली इतनी ज़्यादा कॉल्स की भरमार इस तरह से किसी भी डिजीज़ पर नहीं होती। जी। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम गुलाम नबी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मैंने ना मेरे जिगर और खाने में गर्मी बहुत है। ठीक है, तो सवाल क्या है कि
गर्मी सवाल को दूर करने के गर्मी लिए बहुत आपको है, क्या करना है? उसकी वजह से ना मेरा पेशाब बहुत पीला आता है और गुर्दों में बहुत दर्द होती है मेरे। गुर्दों में दर्द होती है? हाँ जी, गुर्दों में दर्द होती है और पेशाब पीला होता है और मेरे जिगर और मसाने में बड़ी गर्मी है। मैं पूछना चाहता था कि जो डॉक्टर साहब मुझे बता दें कि क्या इस्तेमाल करूं। आपको मसला ये है कि पेशाब का रंग पीला ज़्यादा है और गर्मी बहुत है जिगर में, मैदे में जलन का एहसास होता है। जी जी। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक तो एसिडिटी का इशू है और दूसरा पेशाब का रंग पीला है। तो लिवर की असेसमेंट कराएं, लेफ्टीज़ आप अपने ज़रूर कराएं, लिवर फंक्शन टेस्ट करा लें, वायरल मार्कर्स भी करवा लें, अपना हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट भी करा लें, एक अपना अल्ट्रासाउंड भी करवा लें और अपने करीबी मालिज को एक दफ़ा अपनी असेसमेंट करा लें। हो सकता है सिर्फ एसिडिटी ही हो, वाटर इनटेक थोड़ी अच्छी करें। आजकल डिहाइड्रेशन भी है, इसकी वजह से भी पेशाब थोड़ा सा पीला आ रहा है और सबका ही थोड़ा सा, क्योंकि डिहाइड्रेशन स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है। वाटर इनटेक अच्छी रखें, किसी करीबी डॉक्टर को दिखा लें और अपने वायरल हेपेटाइटिस के टेस्ट एहतियातन करवा लें और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी एक करवा लें। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम परवेज वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मेरी हर्नियों का मसला है। हर्नियों के मसले के लिए सर्जन को दिखाना पड़ेगा, मेरा ख्याल है सर्जन देखेगा और अगर जी, वो थैंक यू समझता सो है मच कि ऑपरेशन के परवेज काबिल है तो हमारे ऑपरेशन साथ इस वक्त माहिर अमराज जिगर और मैदा मौजूद हैं। तो अगर आपके इससे रिलेटेड सवाल हैं तो फिर आप लाजमी कॉल जो है वो करें और आप कर भी सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और यहाँ पर चीज़ कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस की पर तो हमने बात की, कोई वैक्सीन वगैरह अवेलेबल है जो आपको बचा सके? जी, हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है और सी के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सी के लिए एक होता है ना ट्रीटमेंट में, कोई इंजेक्शंस लगते हैं या क्या? नहीं, एक वो injections ट्रीटमेंट के होते हैं, लिए, उसको treatment लोग के लिए। वैक्सीन आम टर्म्स में वैक्सीन बोलते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट है। और अब उसके लिए ओरल टैबलेट्स आ गई हैं, काफ़ी पिछले 10-12 साल से वो टैबलेट्स चल रही हैं। लेकिन बी के लिए वैक्सीन है और सबको बी के लिए वैक्सीनेशन करानी चाहिए। तो अगर वैक्सीनेशन हो जाए तो बी तो फिर लाइफ में हो गई नहीं। अगर आपने वैक्सीन खुद को वैक्सीनेटेड करवाना है तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, सरकारी hospital? सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में एंड दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कास्ट। ये इसके अलावा DHO जो हैं, इनके ऑफिसेज में वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स, छोटे हॉस्पिटल्स जितने भी हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीनेशन हमारे सेंटर। साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गजाला। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? सर मुझे डॉक्टर से बात करनी है। मेरे मैदे में बहुत ज़्यादा तकलीफ है ना, बहुत ज़्यादा। बस कुछ थोड़ा सा भी खाऊं तो जलन शुरू हो जाती है और दबाव रहते हैं और कुछ दिन के बाद ऐसे हो जाते हैं कि बस कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस हर चीज़ से नफरत होती है और बस समझ नहीं आती कि क्या है ना। दवाइयाँ खाती हूँ मैदे की तो ठीक है, वरना बस कुछ भी अच्छा नहीं लगता, भूख नहीं लगती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, शुक्रिया गजाला। डॉक्टर साहब किधर बैठते हैं? डॉक्टर साहब आप किधर बैठते हैं ये भी बता दें। मैं मेयो हॉस्पिटल में बैठता हूँ। मेयो हॉस्पिटल में जुमेरात को मेरा OPD है, जुमेरात को आप तशरीफ़ ले आएँ और आज भी OPD है मेरा। जुमेरात वाले दिन टाइम भी बता दें ईस्ट मेडिकल वार्ड में जुमेरात को कमरा नंबर 34 में सुबह 10-11 बजे, तो आप तशरीफ़ लें। डॉक्टर बिलाल अजीज़ मेरा नाम है, ईस्ट मेडिकल वार्ड में ड्यूटी है, तो आप तशरीफ़ लाएँ, मैं आपको देख लूँगा। मैदे का आपको मसला है, इनको देख के एग्जामिन करके ही ज़ाहिर है मेडिसिन लिखनी पड़ेगी। इस तरह फ़ोन में इस तरह देख के दवाई लिखाने में ये ना हो कि पेशेंट को कोई गलत बिल्कुल ठीक हो गया। सो आपको प्रॉपर इसका एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, जिसके लिए आप डॉक्टर साहब के पास आ जाएं या आपके पास अगर कोई करीबी डॉक्टर है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। क्विकली डॉक्टर साहब 10 सेकेंड्स में ओवरऑल जिगर की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें, फूड हैबिट्स आपके कैसे होने चाहिए, रूटीन कैसी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, हम ठीक रहें, कुछ हो ही ना। सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, डेली एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपने BMI को मेंटेन करें, अपने वज़न कम करें, पेट कम करें, अपने बच्चों को भी इस पे लगाएं जो कि हमने कम छोड़ दिया हुआ है। अगर किसी को शुगर है तो शुगर का कंट्रोल करें और सबसे पहले ये है। दूसरा, फल बढ़ाएं, सब्जियां बढ़ाएं और फल और जो सब्जियां हम खा रहे हैं सब्जियों को भी ऑयल का यूज़ कम करें। मीट ज़रूर इस्तेमाल करें लेकिन एतदाल के साथ और कम क्वांटिटी में।
फल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वॉक करें, और यही मेरा मैसेज एंड है। लाइफस्टाइल इज द और की। लाइफ अगर आप अपनी ओवरऑल वेलबींग जो है उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, हम अगर जिगर की ना भी बात करें, ओवरऑल आपकी हेल्थ की बात जी, करें, तो बिल्कुल। आपकी अगर लाइफस्टाइल अच्छा होगा सो आप बहुत सी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिलाल अजीज Thank हमारे you, साथ शो thank में you. मौजूद थे। जो सभी एक ब्रेक, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, 20 साल पहले एक मूवी थी जिसने सिनेमा घरों में और बॉक्स ऑफिस पर अपनी धूम जो थी उसको धूम मचाई थी, और बड़ी फेमस मूवी थी गदर। इसका जो सीक्वल है वो तैयार किया गया है, नाउ इट्स गदर 2, जिसको 11 अगस्त 2023 को सिनेमा घरों की जीनत बनाया जाएगा। फिल्म में सनी देओल समेत उनके फादर धर्मेंद्र और भाई बॉबी देओल और उनके अपने बेटे करण देओल भी शामिल हैं।